टाइटैनिक टाइटैनिक जहाज़ में डूबने से कईयों लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन टाइटैनिक डूबने से 25 साल पहले एक ऐसी घटना जो बंगाल में हुई थी, समुद्री दुर्घटना वो भी थी, जिसमें डूब गए थे 750 तीर्थयात्री। क्या है इसकी पूरी कहानी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 137 साल पहले हुआ था हादसा। आज से 137 साल पहले तारीख 25 मई 1887 को जॉन लॉरेंस नामक जहाज़ कोलकाता से पुरी जाते समय एक भयानक हादसे का शिकार होकर सागर द्वीप इलाके में भागीरथी के मुहाने के पास डूब गया था। जहाज़ कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक उस पर करीब 750 यात्री सवार थे। उस समय अखबारों में छपा था कि जहाज़ पर सवार एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। हालांकि इस रिपोर्ट के लिए इतिहास के पन्ने पलटने के दौरान बांग्ला को ऐसे कुछ लोगों के नाम और उनके बारे में पता चला तो उस हादसे में जीवित बचकर लौटे थे या संयोगवश उस पर सवार ही नहीं हो सके थे। उस हादसे के करीब 25 साल बाद टाइटैनिक नामक जहाज़ डूबा था। उसके साथ उस हादसे को कोई तुलना नहीं होने के बावजूद उस दौरान में सर जॉन लॉरेंस नाम का डूबना अपनी तरह का सबसे बड़ा हादसा था। उड़ीसा के शोधकर्ता और लेखक अनिल धर कहते हैं कि यह पूर्वी गोलार्ध में उस समय का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ज़रूर था, लेकिन उड़ीसा के उस तटवर्ती इलाके में कुल 130 जहाज़ डूबे थे। यह जानकारी मुझे ब्रिटिश नौवहन विभाग से मिली है। अमेरिका से दुनिया के विभिन्न इलाकों में जाने वाले जहाज़ों के रवाना होने का समय, उनकी यात्री का रूट तय करने और नक्शा बनाने की जिम्मेदारी उसी विभाग पर थी। यात्री पुरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे तब यह हादसा हुआ। उस समय तक हावड़ा से दक्षिण भारत की ओर रेल संपर्क पूरी तरह तैयार नहीं हो सका था। हावड़ा स्टेशन से उड़ीसा के कटक तक ट्रेन चलने की शुरुआत सर जॉन लॉरेंस के डूबने के करीब 12 से 13 साल बाद 1899 से 1900 ईस्वी में शुरू हुई थी। उस समय कटक से ही एक रेलवे लाइन पुरी हो जाती थी। इससे पहले पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर जाने वाले बंगाल के तीर्थयात्रियों को बैलगाड़ी से या फिर पैदल जाना पड़ता था। इस यात्रियों को ध्यान में रखकर ही जहाज़ कंपनियों ने स्टीमर सेवा शुरू की। स्टीमर सेवा शुरू होने के बाद बंगाल के बहुत से लोग महिलाओं और बच्चों को नदी और समुद्र के रास्ते भेज देते थे और पुरुष थल मार्ग से बैलगाड़ी से जाते थे। अनिल धीर कहते हैं कि इनमें से ज़्यादातर स्टीमर काफ़ी पुराने थे और लगभग नष्ट होने की स्थिति में पहुंच गए थे। लंबे समय तक दूसरे रूट पर चलने के बाद उनको यहाँ छोटे छोटे रूट पर चलाने के लिए भेज दिया जाता था। सर जॉन लॉरेंस स्टीमर भी ऐसा ही था। कोलकाता के गंगा घाट से चलने वाले स्टीमर उड़ीसा के चांदबली तक जाते थे। स्वामी विवेकानंद के भाई महेंद्र नाथ दत्त ने अपनी पुस्तक अजातशत्रु श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद इस यात्रा के रूट का जिक्र किया है। उस पुस्तक का जो इंटरनेट संस्करण उपलब्ध है वह आखिरी बार 1939 से 40 में छपा था। उस पुस्तक में 64वें पेज पर महेंद्र दत्त ने लिखा है, उस दौर में पुरी जाने वालों को चांदबाली तक जहाज़ से पहुंचकर वहां से बैलगाड़ी में यात्रा करनी पड़ती थी। उस साल 25 मई को जब सर जॉन लॉरेंस ने कोलकाता यानी अब को दुर्गा प्रसाद छोटेलाल घाट से अपनी यात्रा शुरू की थी।
उसके कुछ दिनों बाद ही आषाढ़ के महीने में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा आयोजित होने वाली थी। उस वजह से जहाज में भारी भीड़ थी। अंग्रेजी अखबारों में नियमित रूप से विज्ञापन छपता था। इंग्लिश मैन अखबार में विज्ञापन में उस बात को भी सूचना रहती थी कि कलकत्ता के सीधे लंदन भूमध्य सागर होकर यूरोप, कलकत्ता से डिब्रूगढ़ या बम्बई से लिवरपूल कौन सा जहाज कब जाएगा। उस अखबार में सर जॉन लॉरेंस के संचालक से संबंधित विज्ञापन में यह भी जोड़ दिया जाता था कि चांदबाली से एक अन्य स्टीमर यात्रियों को कटक तक ले जाएगा। और ये जो हादसा हुआ ये तूफान की वजह से। तूफान का पूर्वानुमान क्या था? सर जॉन लॉरेंस की समय सारणी के साथ इंग्लिश मैन अखबार में 25 मई के कई दिनों पहले से ही नियमित रूप से विज्ञापन छप रहे थे। इसके साथ ही यह पूर्वानुमान भी छप रहा था कि सागर द्वीप की ओर से शायद एक बड़ा तूफान आ सकता है, जिससे समुद्र काफ़ी अशांत हो जाएगा। इंग्लिश मैन अखबार के ये 23 मई के संस्करण में मौसम से संबंधित अखबार में सबसे पहले इस तूफान के बारे में पूर्वानुमान छपा था। विभिन्न मौसम विभाग केंद्रों की ओर से 22 मई को कलकत्ता भेजी गई सूचनाओं से पता चलता है कि डायमंड आइलैंड और सागर आइलैंड दोनों जगह समुद्र काफ़ी अशांत हो गया है। लेकिन डायमंड हार्बर ने इस बारे में कोई रिपोर्ट कोलकाता नहीं पहुंची कि 25 मई को सर लॉर्ड जॉर्डन समेत जो दूसरे जहाज समुद्र की ओर रवाना हुए थे उससे ठीक पहले और बाद के कुछ दिनों के दौरान नदी या समुद्र की स्थिति कैसी रहेगी। उस चक्रवात तूफान और सर लॉर्ड जॉर्डन समेत कई जहाज़ों को नुकसान और बहुत से यात्रियों की मौत के बारे में कलकत्ता के रिपोर्ट ऑफिसर ने बंगाल सरकार के वित्त सचिव को 2 जून को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि उस समुद्र रूट के बारे में डायमंड हार्बर स्थिति मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भेजी गई जानकारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन तूफान के पहले 24 से 27 मई तक वहां से ऐसी कोई जानकारी ही नहीं आई थी। दुर्घटना के बाद उस समय के अखबारों में छपा था कि अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से कलकत्ता के बीच अगर टेलीग्राफ सेवा शुरू हो गई होती तो समुद्र तूफान का सटीक पूर्वानुमान मिल गया होता। उस समय अखबार में हर जहाज की आखिरी लोकेशन छापी जाती थी। इंग्लिश मैन अखबार के 26 मई के संस्करण में छपी खबर के मुताबिक पिछली रात सर जॉन लॉरेंस जहाज कलकत्ता से रवाना होकर सागर द्वीप के पास नदी के पश्चिमी चैनल में था। उसके पहले जिन दिन से जहाज की कोई और सूचना नहीं मिल सकी, लेकिन दूसरी ओर अखबारों में सर लॉर्ड जॉर्डन की अगली यात्रियों के बारे में नियमित रूप से विज्ञापन छप रहे थे। 27 मई को उस जहाज के एजेंटों ने चांदबाली के कलकत्ता भेजे तार में कहा था कि सर लॉर्ड जॉर्डन वहां नहीं पहुंचा है। तब तक ब्रिटिश सरकार को पता चल गया था कि चक्रवाती तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इसी वजह से राहत और बचाव कार्य के लिए कलकत्ता से सरकारी स्टीमर रेजोल्यूट और किनारे के स्टीमर मद्रास को रवाना किया गया। उसके एक दिन बाद सबको इस बात का संदेशा हो गया था कि 750 यात्रियों को लेकर रवाना होने वाला यह सर लॉर्ड जॉर्डन समुद्र में समाधि ले चुका है। दूसरी ओर कलकत्ता की ओर आने वाले नेपल नामक एक जहाज के चालक ने 27 मई को कलकत्ता बंदरगाह पर एक तार भेजा था। उस जहाज ने सागर समुद्री द्वीप के पास छोटे बड़े कई जहाज़ों और स्टीमरों के अवशेष देखे गए थे। नेपल ने समुद्र की ओर सफ़र करने वाले गोंडवा नामक एक जहाज़ को खींचकर ले जाने वाली स्टीमर के एक खलासी को भी जीवित बचाया था। अब्दुल लतीफ़ नामक उस खलासी ने ही एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर सरकारी समिति के सामने उस दिन आने वाले विध्वंसकारी तूफान का ब्यौरा दिया था। हालांकि लतीफ़ की आंखों देख
उसने पहले ही इंग्लिशमैन अखबार में छपी चुकी थी। लतीफ़ ने उसमें बताया था कि उन्होंने एक डूबे चुके जहाज़ के मस्तूल के सहारे अशांत समुद्र में करीब 17 घंटे बिताए थे। उस दौरान वो करीब 2 घंटे के लिए बेहोश भी हो गए थे। इसके बाद नेपल जहाज़ उनको बचाकर कलकत्ता ले आया। उस जहाज़ में डूबने की घटना से ने उतना व्यापक असर डाला था कि अंग्रेज़ों और बंगाल अखबारों में उस बारे में नियमित तौर पर खबरें छप रही थी। चक्रवाती तूफान में फंस गए डूबने वाले जहाज़ों में ज़्यादातर भारतीय थे, लेकिन उनमें कुछ ब्रिटिश नागरिक भी थे। अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक मरने वालों में कई जहाज़ों के डच कप्तान भी शामिल थे। कई जहाज़ों और कारोबारियों को भारी नुकसान होने के कारण ब्रिटिश सरकार भी कुछ हिल गई थी। कलकत्ता के शेरिफ ने असहाय भारतीय परिवारों की आर्थिक सहायता की मुहिम शुरू की थी। उसे वायसराय का समर्थन भी हासिल था। सरकार ने जहाज़ों के डूबने की घटनाओं पर एक जांच समिति का भी गठन किया था। दूसरे अखबार सर लॉर्ड जॉर्जेस पर सवार किसी जीवित यात्री की तलाश में जुटे थे। रईस और रैयत नामक एक भारतीय पत्रिका को हुगली के जनाई में कुछ जीवित यात्रियों का सुराग मिला था, लेकिन इंग्लिशमैन अखबार ने अपनी जांच में पाया कि वह सूचना सही नहीं है। उस अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखी थी कि जहाज कंपनी के पास पर सर लॉर्ड जॉर्जेस सवार यात्रियों की कोई स्तृत सूची ही नहीं थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि भविष्य में पूर्ण यात्री सूची के बिना कोई जहाज़ इस तरह बंदरगाह में यात्रा नहीं शुरू कर सके। इसका ध्यान रखना होगा। उस दौर में सरकारी दस्तावेज और अखबारों में उस हादसे में किसी भी यात्री के जीवित नहीं बचने की बात होने के बावजूद बाद में स्वामी विवेकानंद के भाई महेंद्र दत्त ने लिखा था कि सर लॉर्ड जॉर्जेस जहाज़ के 2 यात्री जीवित लौटे थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन के मित्र और बाद में रामकृष्ण मठ और मिशन के समय संघाध्यक्ष ब्रह्मानंद भी अपने कुछ साथियों के साथ सर लॉर्ड जॉर्जेस पर सवार हुई थे। संन्यास लेने से पहले उनका नाम राखाल था। महेंद्र ने लिखा है कि बलराम बापू के पिता के निधन के बाद उनसे श्राद्ध के मौके पर लोगों को भोजन कराने के लिए तुलसी राम घोष और राखाल कई अन्य लोगों को लेकर सामान के साथ सर लॉर्ड जॉर्जेस पर सवार होकर कोटार जा रहे थे। दत्त ने लिखा था कि वह जहाज डायमंड हार्बर पहुंचते ही तूफान में फंस गया था। सौभाग्य से सारा सामान जहाज में रखकर तो लोग डायमंड हार्बर के कलकत्ता लौट आए। उसके कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि सर लॉर्ड जॉर्जेस में डूबने सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। सौभाग्य में उस हादसे पर एक और व्यक्ति जीवित बच गया था। हालांकि उनके मन में उस बात में असंतोष था कि पूरी जाने के बाद रास्ते में जहाज डूबने से उनकी मौत क्यों नहीं हुई। रामतनु लाइड़े और तत्कालीन बंग समाज पुस्तक में पंडित शिवनाथ शास्त्री ने उस घटना का जिक्र भी किया था। साधारण ब्रह्म समाज के पहले अध्यक्ष मोहन बसु की माता उमा किशोरी को भी सर लॉर्ड जॉर्जेस से ही पूरी जाना था। जहाज डूबने की खबर मिलने के बाद उनके नाती नातिनों ने उनको इसकी सूचना दी। शिवनाथ शास्त्री ने लिखा था कि यह सुनकर खुशी होने की बजाय उमा किशोरी रोने लगी। उनका कहना था कि हाय, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कोई और पाप नहीं किया था। मैं उस जहाज पर क्यों नहीं थी। उस जहाज हादसे के बाद एक और भारतीय भाषाओं के अखबार जहां लगातार सरकार की आलोचना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोलकाता हावड़ा के साथ कटक होकर पुरी को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग भी जोर पकड़ने लगी थी। हालांकि उड़ीसा के लोग पहले से ही यह मांग कर रहे थे। उड़ीसा के इतिहास के शोधकर्ता डॉक्टर गणेश्वर नायक ने अपने एक शोध पत्र में लिखा था कि वर्ष 1866 में आए अकाल में उड़ीसा की 1/3 आबादी की मौत हो गई।
इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि उसने उड़ीसा पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, इसलिए वर्ष 1867 में फेमिन कमीशन यानी अकाल आयोग ने उड़ीसा के विकास के लिए सड़कें, बंदरगाह और नहरें बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि उसने रेल मार्ग की बात नहीं की थी। डॉक्टर नायक ने लिखा है कि वर्ष 1881 में इंडियन फेमिन कमीशन की सिफारिश की कि अकाल जैसी परिस्थिति के मुकाबले के लिए इलाके में रेलवे संपर्क बढ़ाना जरूरी है। आखिर में सर लॉर्ड लॉरेंस के डूबने के कुछ महीनों पहले 9 मार्च 1887 सरकार बंगाल नागपुर कंपनी के बीच एक समझौता हुआ। उसके तहत नागपुर में छत्तीसगढ़ के बीच चालू रेलवे लाइन का उड़ीसा का और विस्तार किया जाना था। इधर जहाज डूबने के बाद बंगाल की ओर से भी हावड़ा और कटक के बीच रेल संपर्क स्थापित करने का दबाव बढ़ रहा था। शोधकर्ता अनिल धीर का कहना है कि रेल संपर्क की ओर योजना पहले से ही बन रही थी, लेकिन आर्थिक पहलू को ध्यान में रखते हुए सरकार छत्तीसगढ़ और नागपुर के बीच रेल संपर्क पर ही ज़्यादा ध्यान दे रही थी। लेकिन सर जॉन लॉरेंस के डूब जाने और कई अन्य जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कलकत्ता के कटक और अगले चरण में दक्षिण भारत में 7 रेलवे संपर्क कायम करने की योजना को तेज कर दी। नवंबर 1892 में हावड़ा कटक रेल संपर्क के लिए सर्वेक्षण का निर्देशन जारी किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे की वेबसाइट के मिली जानकारी के मुताबिक इस मार्ग पर पटरियां बिछाने का काम पूरा होने के बाद ट्रेनों की आवाजाही वर्ष 1899 से 1900 में शुरू हो गई। 7 साल पहले इंटरनेट पर संगमरमर के बने एक धुंधले स्मृति फलक की तस्वीर पर निगाह पड़ी थी। उसके बाद साथ ही एक लेख भी था। कुछ अंग्रेज महिलाओं ने उस स्मृति फलक को गंगा घाट पर स्थापित किया था। इस पर लिखा था कि सर जॉन लॉरेंस जहाज के डूबने वाली महिलाओं और शिशुओं की स्मृति में ही कुछ अंग्रेज महिलाओं ने उसे वहां लगवाया था। बाद में पता चला कि लाल घाट पर यह स्मृति पटल अभी भी मौजूद है। वहां घाट पर पहुंच मुझे यह धुंधला स्मृति फलक नजर आ गया। उस पट्टियों पर अंग्रेजों और बंगाली में लिखा था। साल 1887 की 25 मई तारीख को एक क्षण में सर जॉन लॉरेंस नामक भाप से चलने वाली जहाज के साथ जो तमाम तीर्थयात्री ज़्यादातर महिलाएं जलमग्न हुए, उनकी याद में कुछ अंग्रेजों महिलाओं की ओर से स्मृति फलक लगाया गया था। यह स्मृति फलक कोलकाता के सबसे भयानक जहाज हादसे की एकमात्र याद के तौर पर 137 साल बाद आज भी खड़ा है।